हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रकृति यानी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है प्रकृति के बारे में कौन कौन से प्रोविज़न है और इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा टॉपिक और इसको हमको आज डील करना है। सबसे पहले इसके बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखिए कि जो जूरिस्ट होते हैं या जो लीगल थ्योरिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में विभक्त करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में बताया जाता है। एक तो होता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड जो होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान। संघात्मक संविधान किसको कहते हैं और एकात्मक किसको कहते हैं, तो हम दोनों को एक एक करके जानेंगे। एकात्मक संविधान यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो जनरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार होती है। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो ऐसा संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों के बीच विभाजन रहता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर होता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो ये जो है संविधान विशेषज्ञों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय संविधान एकात्मक है यानी यूनिटेरी है, केवल इसमें कुछ परिसंघीय लक्षण विद्यमान है, जबकि कुछ पूर्ण रूप से परिसंघीय मानते हैं यानी फेडरल मानते हैं। तो अब जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से किस में आता है, ये जानने के लिए हमको दोनों के बारे में जानना होगा। यूनिटरी और फेडरल दोनों के बारे में पूर्ण रूप से हमको जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं, इसके लिए हमें कुछ तत्वों के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो परिसंघात्मक संविधान जो होते हैं, उनके क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उनको परिसंघात्मक यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला आवश्यक तत्व है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए, तो वो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें जो क्या होता है कि वो सर्वोच्च होता है। परिसंघात्मक संविधान में जो क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो परिसंघीय राज्य का जन्म संविधान से होता है। ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य होते हैं, जो फेडरल स्टेट होते हैं, जो परिसंघीय राज्य होते हैं, तो उनका जन्म किससे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती का केस आया था, केशवानंद भारती और ए के गोपालन, देखिए यहाँ दोनों केस के बारे में हमने मेंशन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला तथा ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, इन ऐसे और भी अनेक मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। इस दृष्टि से भारत का संविधान परिसंघात्मक है, मतलब सर्वोच्च है। तो जब सर्वोच्च हो गया तो ये क्या हो गया, फेडरल हो गया। सेकेंड जो चीज़ है परिसंघीय होने के लिए यानी फेडरल होने के लिए, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो परिसंघात्मक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तत्व है, सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी परिसंघ व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में भारत संघ व उसके राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस दृष्टि से जो है तीन सूचियों के लिए, जो अगर आप सातवीं सूची अगर देखते हैं, सातवीं सूची देखिए हमने लिख दिया है 7th शेड्यूल, और इस 7th शेड्यूल में क्या है, तीन लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो जब हम सातवीं अनुसूची को देखते हैं तो उसमें तीन लिस्टों का प्रोविजन बनाया गया है, तीन
लिस्ट कौन कौन है? तो संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है जो सम्मिलित किए गए विषय हैं उन पर केवल और केवल जो है क्या है, परिसंघ अर्थात संसद ही लॉ बना सकता है। राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर केवल राज्य के विधानमंडल ही विधि बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद व राज्य के विधानमंडल दोनों ही विधि बना सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान परिसंघात्मक है यानी फेडरल है। जो तीसरा एसेंशियल है फेडरल का वो क्या है? तो ये देखिए, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। परिसंघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लिखित में होता है। क्यों? क्योंकि शक्तियों के विभाजन की योजना मौखिक या अलिखित संविधान या समझौते से सुरक्षित नहीं रह सकती। भारत का संविधान लिखित है, अतः भारत का संविधान क्या है? फेडरल है। जो फोर्थ जो एसेंशियल है वो क्या है? ड्यूल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सरकार होती है अर्थात राष्ट्रीय सरकार। परिसंघीय संविधान के अनुसार जो परिसंघीय राज्यों में दो सरकारें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक गवर्नमेंट होती है और वो कौन सी होती है? नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार। जबकि जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि दो तरह की सरकारें होती हैं, एक तो राष्ट्रीय और एक जो होता है राज्य की सरकार। तो हमारे संविधान द्वारा इसी प्रकार जो है ड्यूल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है यानी द्वैध शासन की व्यवस्था की है और दोनों सरकारें जो है अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और राज्य सरकार अलग है। तो इस दृष्टिकोण से भी भारत का संविधान क्या हुआ? फेडरल हुआ। अगला जो है पॉइंट, अगला एसेंशियल जो है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या हुआ कि कठोरता, कि भारतीय जो परिसंघीय संविधान जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। क्यों कठोर होते हैं? ताकि जो है सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था कायम रहे। यह तत्व भी जो है भारतीय संविधान में है। क्यों? क्योंकि संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के अधीन जो प्रोसीजर बताया गया उसी के अनुसार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया सकता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? फेडरल हुआ। सबसे आखिरी जो पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए वो है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय का प्राधिकार। परिसंघीय राज्य में संविधान की विधिक सर्वोच्चता परिसंघीय प्रणाली के लिए आवश्यक है। सरकार की समकक्ष शाखाओं के बीच और परिसंघीय शासन और संघ तक राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बनाए रखना अपरिहार्य है यानी अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायालयों में संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च शक्ति निहित है, न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह परिसंघ और राज्य सरकारों द्वारा किए गए ऐसे कार्य को शून्य घोषित कर दे यानी वायड घोषित कर दे जो संविधान के प्रोविजन का वायलेशन करते हैं। यह कार्य भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। तो अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? फेडरल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। चूंकि हमारे संविधान द्वारा जिस राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया है उसमें जो है परिसंघीय संविधान के सभी तत्व विद्यमान हैं, अतः हमारा संविधान क्या हुआ? फेडरल हुआ। लेकिन क्या है कि कुछ लोग हैं जो इस पे आपत्ति करते हैं, जैसे प्रोफेसर केसी वियर उन्होंने क्या कहा है? तो प्रोफेसर केसी वियर और जेनिंग्स जैसे कुछ ऐसे जो फॉरेनर हैं जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने जो है भारत के संविधान को फेडरल मानने में आपत्ति की है। ये ऑब्जेक्ट करते हैं, उन्होंने आपत्ति की है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक क्या है? अर्धसंघीय है यानी फेडरल नहीं है बल्कि क्या है? क्वासी फेडरल है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? फेडरल न होके क्वासी फेडरल हो गया। किसके अनुसार? केसी वियर के अनुसार। जबकि जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को एक ऐसा संविधान कहा है जिसमें जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या है? प्रबल है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम क्या जानेंगे कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं
जिसके आधार पे जो इसकी आलोचना करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान शुद्ध रूप से फेडरल न होके क्या है, यूनिटेरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में फेडरल के जो एसेंशियल हैं वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे एसेंशियल हैं जिनको अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये फेडरल न होके क्या है, यूनिटेरी हैं। अब हमें उन प्रोविजनों के बारे में जानना है कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जिनको देखने से यूं लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल नहीं है। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो अब देखिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति हर राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति के क्या है, प्रसाद पर्यंत, यानी उनके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर जो आप जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पे आसीन रह सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और वो अपने पद पे तब तक रह सकता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति का हाथ राज्यपाल के सर के ऊपर है तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। जिस दिन वो हाथ हटा लिया तो वो अपने कुर्सी से हट जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है प्रसाद पर्यंत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर राज्यपाल जो क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्य विधानमंडल के प्रति। जबकि दूसरी ओर यह बहुत कुछ बातों में अपने विवेक यानी डिस्क्रिप्शन के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है और बिना उसकी स्वीकृति के, किसकी स्वीकृति के, राज्यपाल के, बिना राज्यपाल की स्वीकृति से कोई विधेयक राज्य की विधि नहीं बन सकती। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है रिजर्व रख सकता है, आरक्षित कर सकता है। आलोचकों के अनुसार ये जो व्यवस्था है वो क्या है, फेडरल जो है फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है, यानी परिसंघीय सिद्धांत के विपरीत है। क्यों? क्योंकि इससे राज्यों की जो स्वायत्ता है उस पर आघात पहुंचता है। ठीक है, लेकिन हम इसका भी खंडन करते हैं। अगर ये आरोप लगाया जाता है तो इस आरोप को निराधार साबित करने के लिए ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि और राज्य का संवैधानिक प्रमुख अवश्य है, किंतु व्यवहार में वह राज्य के मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श और सहयोग से ही संविधान के अंतर्गत कार्य करता है। बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश के, बिना मंत्रिमंडल के सलाह के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस आरोप का खंडन हो जाता है कि वह जो है प्रेसिडेंट का एजेंट है और वह जो है राज्य की स्वतंत्रता से उसको मतलब उसका जो पद है उससे राज्य की स्वायत्ता बाधित होती है। ये आरोप क्या होता है, निराधार हो जाता है। तो अगर इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारा संविधान जो है फेडरल नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी राज्य सूची के विषय पर जो है विधि बनाने की संसद की शक्ति, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो संविधान का जो आर्टिकल 249 है उसको अगर पढ़ा जाए तो ये चीज सामने आता है कि यदि राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाए, तब संसद जो है ऐसी विधि बनाने के लिए अथराइज हो जाती है। तो ये इस पॉइंट के आधार पे भी ये आलोचकगण ये आरोप लगाते हैं कि ये प्रोविजन जो है राज्यों की स्वायत्ता को बाधित करता है। तो इसलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल नहीं है। तो इसका भी खंडन आप कर सकते हैं ये कह के कि यहाँ जो शब्द लिखा है वो क्या है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ये अगर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना रहा है तो अपने मन से नहीं बना रहा है बल्कि राष्ट्रीय हित में बना रहा है। तो जो राष्ट्र हित क्या है, सर्वोपरि। जहां राष्ट्र के हित की बात आएगी तो वहां राज्यों का हित कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्र का हित। राष्ट्र अगर सेफ है तो राज्य सेफ है। ठीक है, अगर राष्ट्र खतरे में है तो फिर राज्यों की स्वायत्ता का मतलब कुछ नहीं।
तो राष्ट्रीय हित में अगर ये जरूरी है तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके दृष्टिकोण से अगर ये आरोप लगाया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल नहीं है, तो ये आरोप भी क्या है, निराधार है। और फिर हम कहेंगे कि इस प्रोविजन के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। तीसरा जो पॉइंट है, जो हमें देखने से ये लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल, फुल्ली फेडरल नहीं है, वो है कि पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब क्या हुआ कि नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की संसद की शक्ति। तो देखिए, जो आर्टिकल 3 है, जो आर्टिकल 3 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को ये पावर देता है, अथराइज करता है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आलोचक गण ये कहते हैं कि इससे राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर जो है निर्भर करता है, जो संघीय सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा आघात है। तो अगर इस आलोचना को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो है स्टेट, ये सेंट्रल जो है पार्लियामेंट अगर इस तरह का कुछ करता है तो उसमें भी अंततोगत्वा राज्य का ही हित शामिल है। राज्य के हित में ही वो जो है राज्य का नाम बदलता है या राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करता है, घटाता है या बढ़ाता है। इसमें भी राज्य का ही कल्याण जो है निहित होता है। तो ये अगर आरोप है तो इस आरोप को भी निराधार साबित किया जा सकता है, निराधार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होना राज्य के हित में होता है। ठीक है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल नहीं है, वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपात उद्घोषणा। भारतीय संविधान में आपात उद्घोषणा के संबंध में जो व्यवस्था दी गई है उससे निश्चय ही राज्य की स्वतंत्रता जो है केंद्रीय सत्ता में लुप्त हो जाती है। जब आप पढ़ेंगे आगे मिलेगा, हम इमरजेंसी के प्रोविज़न जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक जो है प्रोविज़न इमरजेंसी से रिलेटेड है। हमारे देश में 3 तरह के इमरजेंसी के लिए प्रोविज़न बताए गए हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेटेड इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये 352 से लेकर 360 जब प्रोविज़न पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ बस इतने जानना है कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय क्या होता है, इमरजेंसी लागू होता है तो भारतीय संघ क्या होता है, एकात्मक राज्य बन जाता है, एकात्मक राज्य बन जाता है। और इसी एकात्मक बनने के जो परिस्थिति आती है, इसी को आलोचक गण यह कहते हैं कि जो है राज्यों की स्वायत्ता जो है छीन जाती है। तो आलोचकों की यह आलोचना सही है। जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी ये आलोचना बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या है कि यह एक एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल नहीं है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, एक अपवादिक परिस्थिति है जिसके अंतर्गत ऐसे संकट काल से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्र को जो क्या है कुछ ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको ज़्यादा शक्ति नहीं देंगे तो फिर राज्यों को और खुद पूरे देश को कैसे बचाएगा। तो इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जब संकट काल आता है तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबके ऊपर अभिभावी हो जाता है। और जो है क्यों? क्योंकि जब देश बचेगा तो राज्य बचेगा। तो देश बचाने के लिए ये जरूरी होता है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा राज्यों से ज़्यादा पावर दिया जाए, सशक्त किया जाए, अन्यथा जो है ऐसा संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जितने भी पूर्व अनुभव हैं उनके आधार पर देश की समसामयिक आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भले ही उसमें जो है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो है प्योर फेडरलिज्म यानी शुद्ध परिसंघीयता न हो, फिर भी परिसंघात्मक संविधान के यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के सभी एसेंशियल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। प्रत्येक राज्य की परिसंघीयता का स्वरूप उस देश की अपनी राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारत की
ऐसी ही विशेष परिस्थितियों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, इस ओर खींचा कि केंद्र को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए हमारा संविधान केंद्रोन्मुखी अवश्य है और अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि यह परिसंघीयता और एकात्मकता का एक अनोखा मिश्रण है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है कि फेडरल और यूनिटरी का जो है क्या है, एक मिक्सचर है, दोनों का मिला जुला रूप है। संकट काल में तो ये एकात्मक होता है और अगर वो परिस्थिति हट जाती है तो ये फिर क्या होता है, ये फेडरल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जितना भी हो सकता है डिस्कशन किए। अपने अगले वीडियो में हम प्रियम्बल पर डिस्कशन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।